एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सभी की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स में वो है ओम का नियम। पहले हम ओम का नियम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किरचॉफ के नियमों को समझाया था। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम कवर कर चुके हैं और ये जो टॉपिक ही खत्म होने के बाद मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु भी करवाऊंगी। अभी चूंकि ज्यादा बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं तो व्हीटस्टोन सेतु को मैं थोड़ा सा रोक के रखती हूँ। 3-4 लेक्चर के बाद हम व्हीटस्टोन सेतु वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है बेटा आज का हमारा? ओम का नियम। अब ओम का नियम नाम से ही स्पष्ट है कि दिया किसने होगा? ओम ने। ओम सर का पूरा नाम था बेटा जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1826 में धात्विक चालकों के लिए एक नियम दिया जिन्हें इन्होंने ओम का नियम नाम दिया। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1826 में धात्विक चालकों के लिए एक नियम दिया जिसे इनके नाम के आधार पर हम ओम के नियम से जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अगर हम किसी चालक में, ये कोई चालक तार है बेटा, इस चालक तार के सिरों के बीच हमने विभवांतर आरोपित किया, मतलब इसका कनेक्शन कर दिए हमने एक बैटरी से और इस बैटरी के साथ एक कुंजी लगा दिए। ठीक है, एक कुंजी लगा दिए। अब हमें क्या करना है? इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करना है, मतलब इससे धारा प्रवाहित करोगे आप आई, यहाँ पर धारा, फिर यहाँ से बहते हुए धारा पहुंचेगी आगे बिंदु बी पर। हमें बिंदु ए पर विभव निकालना है, इसके बाद हमें बिंदु बी पर विभव निकालना है। अब जब दोनों बिंदुओं पर विभव मिल जाए, मान लो यहाँ विभव है बेटा VA, यहाँ विभव है VB, जब दोनों बिंदुओं पर विभव मिल जाए तब हम इस विभव का अंतर निकालेंगे और उस अंतर को हम नाम देंगे क्या? विभवांतर। उस अंतर को हम नाम देंगे क्या? विभवांतर। तो ओम सर के अनुसार अगर हम किसी चालक, और चालक कैसा होगा बेटा? धात्विक चालक। अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें, ठीक है, किसके अनुसार? ओम के अनुसार। ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था ना बदले, मतलब आपने उसको जितना ताप देके रखा था उतनी ही ताप पे उसे रहने दो, उसको और अधिक ताप देने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल नहीं बदलनी। उस कंडीशन में जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें और चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करें तो ओम सर के अनुसार चालक के सिरों पर आरोपित ना बदले तब चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। हमें बोला जा रहा है
कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो विभवांतर तो विभवांतर ही है, विभवांतर को विभवांतर ही लिखते हैं हम। इसमें बहने वाली धारा, अब धारा क्या बह रही है बेटा यहाँ आई, तो धारा को अभी धारा ही लिखो, ठीक है। विभवांतर और धारा का अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है, यही बोला है डेफिनेशन के अनुसार। अगर हम किसी धात्विक चालक की या किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, आरोपित विभवांतर या उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। अब विभवांतर को बेटा V से दर्शाते हैं, प्रवाहित धारा होती है I और नियतांक को यहाँ R से दर्शाते हैं, और इसको देखकर आप बोलोगे कि R बराबर होगा V/I। R है चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, और साइंटिस्ट के नाम के आधार पे इसका सूत्र जो है इसका मात्रक जो है वो ओम निकल के आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी है, तो अभी ही अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको टू टाइमिंग ना करनी पड़े, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े वहां, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में सेम है बेटा, आप जो यहाँ पढ़ोगे वही केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि दोनों में एक साथ दिया है तो क्यों डबल से मेहनत करना, एक ही बार अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक बार और हम अच्छे से इसे समझते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ओम सर ने ये नियम 1826 में दिया था। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया कि अगर हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करें, मतलब उसका संबंध एक बैटरी से कर दें और चालक में हम धारा प्रवाहित करें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा, विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है। यहाँ नियतांक को R से दर्शाते हैं, विभवांतर V और बहने वाली धारा बेटा I है, तो R बराबर निकल के आता है V/I। R बराबर V/I में R है उस चालक का प्रतिरोध जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, V है वोल्टेज और I है धारा, तो R बराबर V/I। प्रतिरोध का सूत्र निकल के आया ओम के नियम से, तो आप इसको देखकर ये बोलोगे कि चूंकि ये प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा ओम, और ओम सर के अनुसार यह नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, और यह नियम केवल तब लागू होगा जब हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें। अगर हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन करेंगे, उसके ताप में वृद्धि करें, कम ज्यादा करें, उसको मोड़ें या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही ये ना अर्धचालकों पे लागू होगा और ना ही कुचालकों पे लागू होगा, यह केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में ओम का नियम किन चालकों के लिए सत्य है, तो आप लिखेंगे बेटा ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ओम का नियम किन पर लागू होता है, तो आप बोलोगे धात्विक चालकों पर लागू होता है। तीसरा, ओम के नियम की पहली कंडीशन, आप यह नियम केवल तब लागू करेंगे जब हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें। किस अवस्था में परिवर्तन ना करें, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, उस कंडीशन में चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ नियतांक को हमने R से दर्शाया और R बराबर निकल के आया V/I। अब एक और बात, जो ओम का नियम है वही आगे जाकर प्रतिरोध की परिभाषा भी बन जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि प्रतिरोध क्या है, समझाइए या प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। चलिए बेटा,
अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता हुआ है, जो अभी हमने निकाला वो है क्या, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध है क्या, तो पहली डेफिनेशन आप ओम के नियम से ही लिखोगे कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन सेम लिखनी है एज इट इज। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उस चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट डाली जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सीधी सड़क पर बने हुए बैरियर, जो रुकावट हमारे रास्ते में आती है जिसके कारण ब्रेक लगता है और हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, स्लो हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो वैसे ही आप इसे समझेंगे कि किसी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, जिससे धारा के मान में या तो कमी हो जाती है या उसकी जो स्पीड है वो धीरे से कम हो जाती है, उस रुकावट का नाम ही है बेटा प्रतिरोध। ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह में, किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जो भी विभवांतर उत्पन्न हो और उस चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात ही बेटा चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को R से शो करते हैं, रेजिस्टेंस विभवांतर V होता है और धारा होती है I। तो R बराबर निकल के आता है V अपॉन I। इसी से प्रतिरोध का मात्रक हम निकालते हैं। विभव का मात्रक होता है बेटा वोल्ट, बीच में लगा हुआ है बटे, धारा का मात्रक होता है SI पद्धति में एम्पियर। तो प्रतिरोध का एक मात्रक जो हम इसके सूत्र से निकालते हैं वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसका जो आविष्कार किया था, इसकी व्याख्या जो किया था वो किसने किया था, ओम ने। तो इसका एक और मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, ओम होता है। इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है प्रतिरोध की कि किसी चालक, स्वयं चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में जो भी रुकावट डाली जाएगी, हम अलग से भी प्रतिरोध लगाते हैं परिपथ में, लेकिन उसके अलावा अगर चालक खुद भी धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो उस रुकावट को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। अब अगर आपसे प्रतिरोध का संकेत चिन्ह पूछ लिया कि इसको दर्शाएंगे कैसे, तो एक सीधी डंडी, जिगजैग 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 लाइन और उसके बाद फिर सीधी डंडी, आपने किसी परिपथ के बीच में जो ये लगा के रखा है, इसे ही कहते हैं बेटा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का सिंबल या संकेत चिन्ह जो है वो ये है। जब हम किसी परिपथ में प्रतिरोध लगाएंगे तो उसे ऐसे ही दिखाएंगे। और ये मैंने तुमको किरचॉफ के नियम में भी बना के दिखाया था, जहां हमने बाह्य प्रतिरोध भी लगाया था, आंतरिक प्रतिरोध भी। बेटा आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाया जाता है। तो बहुत सिंपल से दो टॉपिक रखे हैं मैंने आज। पहला था क्या,
ओम का नियम, और दूसरा था क्या, प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, अब प्रतिरोध की परिभाषा जब आपने पढ़ लिया तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। पहला जो कारक है बेटा वो चालक की लंबाई। जिस चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, अगर हम लंबाई में वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना लंबा तार उतनी ज्यादा रुकावटें। तो आप कह सकते हो कि चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आपसे पूछा जाएगा चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप बोलोगे पहला चालक की लंबाई पर, और इसमें आपको लिखना है चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा बेटा उस चालक के क्षेत्रफल पर, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा, तो जो चालक का प्रतिरोध होगा, जो इस परिपथ का प्रतिरोध होगा वो उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आप लिखेंगे बेटा ताप पर, कि ताप पर कैसे निर्भर करेगा। तो मैंने आपको बताया था आपको भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ता है। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध दिए गए ताप के भी समानुपाती होगा। जैसे जैसे आप ताप देते जाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर बात होगी अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। कुचालकों का प्रतिरोध अनंत होता है बेटा, उसको ताप दो या ना दो उससे कुचालक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुचालक का प्रतिरोध अनंत होता है, इसीलिए कुचालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन चूंकि सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ हमें ये लिखना है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि उनकी चालकता बढ़ती है, उनमें आसानी से धारा का प्रवाह होने लगेगा यदि हम ताप में वृद्धि कर दें। तो आपका प्रतिरोध जो है वो तीन कारकों पर निर्भर करेगा, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और ताप पर। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होगा, लंबाई का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा। आप एरिया ज्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। ताप बढ़ाने पर भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध के मान में वृद्धि होते जाती है। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि ओम का नियम किस सन में दिया गया। दूसरा, चालक का प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या होता है। तीसरा, तीन क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको प्रतिरोध का दिया, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर और धारा का अनुपात। विभवांतर यानी V, धारा यानी I, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा बेटा ओम, और ओम का सिंबल ये होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर, और ये एसआई पद्धति में होता है तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा किसका मात्रक, प्रतिरोध का। एक तो इसके सूत्र से और दूसरा इसके साइंटिस्ट के नाम से हमने लिए। दो मात्रक है प्रतिरोध के, एक वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा ओम, और ये है इसका संकेत चिन्ह और ये है इसकी निर्भरता के
कि किन कारकों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो आई होप आज के दोनों टॉपिक जो सिमिलर थे, पहला ओम का नियम, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध की निर्भरता, आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप अच्छे से जाके इसका रिवीजन करोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछोगे। आगे हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं कंटेंट को, ना ही स्टोरी लगाते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है क्या? तो वो भी बता दो, हम बोलना ही बंद कर देंगे कि ना मैडम आओ बस हमको ज्ञान दो, पढ़ाओ और आप चुपचाप चले जाओ। ज्यादा आपको मतलब हमसे डिमांड करने की जरूरत नहीं है, हम फुलफिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बता दीजिए, हम वैसा कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो काफी सपोर्टिव हैं, काफी हेल्पफुल हैं, उनका नेचर ऐसा है कि वे अपने टीचर्स को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और इफ यू आर अ फाइनेंशियली कैपेबल स्टूडेंट, अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भरपूर है घर में, अगर आप थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हो तो वो भी करो, आप ही के कार्य में उसे यूज किया जाएगा। अदर कुछ नहीं करना है, थोड़ा अपडेट करना है ताकि आपको चीजें और अच्छी मिले, अपडेटेड मिले। हम इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड में आए ताकि एक्सप्लेन करने में हमें भी मजा आए और साथ ही साथ आपकी क्लासेस भी रेगुलर हो जाए, इंटरनेट वगैरह की भी फैसिलिटी प्रॉपर आ जाए ताकि वीडियोस के अपलोडिंग में ज्यादा टाइम ना लगे, फिर हम लाइव आने लग जाएंगे। ठीक है, तो हो सके तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जाइए कर लीजिए, वहां पे भी हम आपके काम का ही कंटेंट डालते हैं, कोई इधर उधर का कंटेंट नहीं डालते जो है। और ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।